नमस्ते आप सभी को। पिछले सेशन में वी हैड दिस डिस्कशन कि नगर का स्थापत्य कैसा हो, किस तरीके से नगर को बसाया जाए, कौन कहाँ रहे वगैरह वगैरह, वो चैप्टर हमने शुरू करा था। और रोहित और मिहिर ने बहुत सुंदर से वो अपने को डायग्राम्स भी भेजे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। आज हम उसी 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 पार्ट पर हम हैं। अभी वो पार्ट हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो कुछ कुछ चीजें उसमें बची हुई थी जो मुझे आज लेना है। पिछली बार हमने ये देखा था कि प्रत्येक डायरेक्शन जो है एंड एकदम डिटेल में है ना, कि नॉर्थ होगा तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वैसे ही साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, इस तरीके से सारा उन्होंने पूरा सा प्रयोजन दिया हुआ था कि किस किस तरीके से परियोजना नगर की दी हुई थी। तो आज उसके आगे का हम भाग लेते हैं। तो हम चलेंगे पेज नंबर 101 पे। 101 पेज पर हम थे, जहां पर हमने देखा था कि जो नगर के जो देवता है, वहां के नगर के देवता और वो जो सारे हैं वो किस दिशा में होंगे। उत्तर दिशा में ब्राह्मण नगर के देवता वो सब होंगे। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि श्रेणी प्रवहणिकानी, जो मर्चेंट गाइड्स जिसे कहते हैं, कि जैसे कोई भी नगर में वार्ता या ट्रेड, ये तो हमेशा से भारत में चलते आ रहा है। तो बाहर से कितने सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो श्रेणी मतलब मर्चेंट, ठीक है, जो मर्चेंट्स हैं, जो ऐसे ये थे, वो आपके नगर में आएंगे। तो इनको आप कहाँ बिठाओ, और कोई एक एक नहीं आएगा क्योंकि वहां तब इतना सुलभ नहीं था एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो एक गाइड बना के लोग आते थे, ठीक है, कि कुछ कुछ लोग एक साथ आएंगे, तो उनको आप कहाँ रखो। तो वो कहते हैं वास्तु छिद्रानुलासेशु, कि पूरे वास्तु का तो उन्होंने पहले नगर का सेटअप बता दिया। अब उसमें भी कहीं कहीं जगह खाली होगी ना, तो फिर वो कहते हैं कि कहीं पर भी अगर खाली जगह हो, वहां पर आप ये जो मर्चेंट गाइड्स वगैरह हैं, उनके रहने की व्यवस्था आप कर सकते हो। तो नथिंग वेरी स्पेसिफिक, एज पर कन्वीनियंस, जो भी अवेलेबिलिटी है जगह की, उसके हिसाब से जो बाहर से आने वाले जो श्रेणिक गण है या और भी कोई जो आते जाते रहते हैं, उनको आप इस तरीके से उनकी स्थापना कर दो। उनके लिए धर्मशालाएं हैं या जो भी कुछ है रहने की व्यवस्था, उनके लिए आप कर दो। अच्छा, इसके अलावा तो एक बात जो हम अभी तक नहीं हुई है, अगर आपने देखा तो पूरा स्ट्रक्चर है और थोड़ा नगर के देवताओं की बात हुई है, परंतु अगर वास्तुशास्त्र भी देखें तो उसमें भी देवताओं का एक बड़ा देवता की जगह बहुत प्रमुख होती है ना। और अभी तक मंदिरों वगैरह की डिटेल में बात नहीं आई है, तो वो अब आ रही है। तो इफ यू सी, आगे वाला जो श्लोक है उसमें 24वां श्लोक, वो कहता है तो इसमें अभी ना उन्होंने देवताओं के नाम दिए हैं। तो कौन से अपराजिता, अपराजिता, अप्रतिहित, जयंत, वैजयंत, कोष्टकान। तो कोष्टकान तो कहाँ कहाँ उनको रखना है, मतलब उनको अलग जगह पे रखो। तो ये चार की बात हुई, आगे आएंगे। तो ये कौन है? अपराजिता। अपराजिता जो पराजित नहीं होती। कौन पराजित नहीं होती? दुर्गा। तो दुर्गा देवी की बात हो रही है। अप्रतिहत मतलब विष्णु के लिए कहा गया है। जयंत मतलब स्कंद। वैजयंत मतलब इंद्र। फिर उसके बाद शिव, सब जानते हैं। वैश्रवण मतलब कुबेर। वैश्रवण क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि उनके पिता का नाम है विश्रवा। तो विश्रवा का के पुत्र वैश्रवण। तो कुबेर जो धन के वेल्थ के जो डेटी कहे जाते हैं, धन के जो देव कहे जाते हैं। अश्विन, श्री और मदिरा। मदिरा बहुत बहुत ही रोचक नाम है। मदिरा का अर्थ आप कोई जानते हैं वैसे क्या होता है? एक मूवी थी हाँ, लिखकर ना, लिखकर होता है ना। एग्जैक्टली। दारू की बात हो रही है। तो आपको याद होगा एक वो श्रीदेवी की मूवी थी जिसमें शी कह रही है मैं मदिरा नहीं पीती जी। वो जिसमें टॉकिंग अबाउट चालबाज। यस चालबाज, थैंक यू। तो उसमें शी कीप्स सेइंग। वैसे वो मधुशाला से ये वर्ड काफी फेमस हो गया, हरिवंश राय बच्चन की जो है।
हाँ, जिसमें वो बोलता है मदिरा ले जाने को घर से, पर चलता मेरा हर पीछे मेरा वाला। पहला प्रसंग ये शब्द का वो चालबाज के समय था। अच्छा ये मदिरा नहीं पीती थी, क्योंकि तभी तो पता नहीं था हरिवंश राय बच्चन कौन है, बच्चे बच्चे थे, पर सो इट हैज स्टक। एनीवे, सो मदिरा देवी। अच्छा मदिरा देवी मतलब कौन? द वन हु वाज इंटॉक्सिकेटेड। तो द अंडरस्टैंडिंग इज कि कदाचित काली माँ के लिए ये कहा गया हो, ठीक है। तो जैसे अपराजिता, अप्रतिहिता विष्णु, जयंत स्कंद, वैजयंत इंद्र, शिव, वैश्रवण मतलब कुबेर, अश्विन, जो अश्विन है वो हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड अश्विन की बात होती है, जो ट्विंस में होते हैं, श्री, लक्ष्मी और मदिरा काली। तो वो क्या कह रहे हैं कि पूरम मध्य कार्य, कोष्ठकान पूरम मध्य कार्य। तो इनके जो विग्रह है, इनके जो ये है, वो आप जो आपका पूर है, जो सिटी है, उसके बीच में कहीं पर तो आप लगाइए, बीच में या जैसे जगह होगी आप पूरम मध्य इनका होना, इनको आप स्थापित करिए। इसके अलावा कोष्ठ काल येषु यथो उद्देश्यम वास्तु देवता स्थापित। इसके अलावा हमने सारे कि कोष्ठागार वगैरह अलग अलग जो स्टोर हाउसेस हैं, इसकी जिसकी बात हुई थी, है ना, कि कोष ट्रेजरी के लिए है, धातु के लिए है, धन धान्य के लिए है, वगैरह वगैरह, वो सारा, या और भी जो बिल्डिंग्स की बात हुई है, कोष्ठक मतलब बिल्डिंग्स, रूम्स, इन सब की बात हुई है, उन सबके रिलेटेड जो भी देवी देवता होंगे, क्योंकि हमारे में कैसे कहा जाता है ना कि हर वस्तु के अपने देवी देवता होते हैं, अधिष्ठ देवता वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जो भी जहां पर भी देवता को स्थापित करना हो आप करिए, ठीक है। दैट इज व्हाट ही से। फिर ही से ब्राह्म ऐन्द्र याम्य सेनापत्यानि द्वाराणी। आपके पूर्व के जो द्वार हैं, जो नगर के द्वार है, दुर्ग के 4 द्वार है हर एक दिशा में, वहां किसकी स्थापना करिए? ब्रह्मा। सॉरी आप म्यूट पे जाएंगे क्या सर? तो ब्रह्मा, इंद्र, यम और सेनापति मतलब स्कंद। तो आपके जो 4 दरवाजे हैं उधर, उन द्वारों पर इनकी स्थापना करिए। तो कहते हैं कि जो उत्तर दिशा में, नॉर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना, ईस्ट पूर्व में इंद्र की स्थापना, दक्षिण में यम की स्थापना और पश्चिम में स्कंद की स्थापना करते हैं, कार्तिकेय की स्थापना करता है। ऐसा चाणक्य बता रहे हैं। और वास्तु के हिसाब से मैं कुछ पढ़ रही थी, तो कदाचित एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर इनके हिसाब से जो वास्तु की बात चाणक्य कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये 4 द्वारों पर इनकी स्थापना करने के बारे में कहा है। फिर इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बाहर जो है, जो आपके नगर के बाहर का जो एरिया है, वहां पर भी आप अलग अलग प्रकार के चैत्य, पुण्य स्थान, तीर्थ स्थान, चैत्य मतलब मंदिर जैसे जो भी है, वो अपने हिसाब से जिस दिशा में जो करना चाहिए आपको लगता है, वैसी भी आप स्थापना करिए। अर्थ आपके नगर में देवी देवताओं का वास भी होना चाहिए, उनकी स्थापना भी आपने करनी चाहिए। सो दैट इज नॉट एन एस्पेक्ट यू शुड फॉरगेट, बिकॉज वास्तु के हिसाब से भी वो आवश्यक है और आस्था के हिसाब से भी वो आवश्यक है, ठीक है। तो दैट पार्ट ऑल्सो ही डजंट फॉरगेट, उसका भी उन्होंने अच्छे से कैप्चर किया। अच्छा, और एक चीज जो रह गई है, अब जब मृत्यु होती है तो उसके लिए स्मशान चाहिए, है ना, जो, तो स्मशान को भी तो आपका अरेंजमेंट करना पड़ेगा अमंग्स अदर थिंग्स। तो उसमें वो कहते हैं कि उत्तर पूर्वो वा स्मशान वाट, या तो उत्तर में या तो पूर्व में आप स्मशान बना सकते हैं। जो आप जहां लोग रह रहे हैं वहां से नहीं, वहां से आप दूर बनाएंगे, बट उस दिशाओं में आप स्मशान बना सकते हैं। दक्षिणेन वर्णोत्तराणाम। और वो कह रहे हैं कि जो निम्न वर्ण के लोग हैं उनका क्रिमेशन ग्राउंड अलग होना चाहिए। तो ये तब का जो भी ये सिस्टम रहा होगा, उसमें देयर आर सेपरेट क्रिमेशन ग्राउंड्स फॉर पीपल belonging to certain varnas and separate cremation grounds for people belonging to some other varna। एक कारण इसका ये भी होता है कि जो पद्धतियां होती है वो सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो भी कुछ, तो ऐसा तब था
कि वो अलग अलग था। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि स्मशानांते, स्मशानांते मतलब जहां स्मशान पूर्ण होता है। ये जो चांडाल और पाषंड, पाषंड का डेफिनेशन देखोगे ना तो हेरेटिक होता है, कुछ हिंदी डेफिनेशन में उनको कापालिक कहा जाता है। तो दिस कुड मीन एनीबडी हु ईदर डज नॉट बिलीव इन वेद शास्त्र, या फिर जो ऐसे कुछ रीति रिवाज फॉलो करते हैं जो शास्त्रिक तौर पे जिसको जो शास्त्रिक जिसका शास्त्रिक तौर पे निषेध है। ठीक है, तो हेरेटिक्स जैसे वो मैं कह रही थी उनको कहा गया। तो ऐसे कुछ लोग हों, तो ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट सर्वाइव, ऐसा नहीं है कि अरे वो हमारी बात नहीं मानते, हमारे रीति रिवाज से नहीं रहते, सो दे हैव टू बी किल्ड, ऐसा नहीं है। दे कैन सर्वाइव वेरी वेल बट नॉट इन द सिटी। तो स्मशान के अंत पे उनका वास होगा, इसीलिए उनको अंतज और चांडाल वो वहां पे रहेंगे। चांडाल जो थे वो ये जो डेड बॉडीज को जलाने करने का, उसकी व्यवस्था करने का काम करते थे। तो इसलिए उनको जो स्मशान के भी अंत में उनके लिए रहने को का प्रबंध रहने के लिए कहा गया है। और इसीलिए आप देखोगे कितने सारे शास्त्रों में उनको अंत्यज कहा जाता है। अंत्यज जो अंत में रहता है, जो नगर के एंड में रहते हैं, गांव के एंड में। कर्मांत क्षेत्र वशेन व कुटुंबिना सीमान स्थापित। अच्छा, कर्मांत मतलब जो फैक्ट्रीज है, ऐसे कुछ जगह होंगी, तो उनका आप कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से वो राजा को कह रहे हैं कि आप उनकी जगह निश्चित कीजिए जो ऐसे फैक्ट्रीज वाले हैं। और नेचुरल बॉर्डर्स तो क्या बट नेचुरली लगाइए उसमें। उसमें क्या आता है कि पुष्प के कोई वृक्ष हो, कोई धान्य के आप बोरियां लगा दें वगैरह वगैरह, कुछ वाट रास्ता बना दिया। इस तरीके से आप जो एरियाज है उसको आप सब डिवाइड करके रखो, और जो स्पेस आपने दी है फैक्ट्रीज वगैरह के लिए उसको आप डिवाइड करके रखो। और दूसरा वो कहते हैं कि दशक कुली वाटम कूपस्थानम, 10 ग्रह का समूह जहां इकट्ठा होता है, ऐसे कुछ फैक्ट्रीज हो या घर हो और व्हाटएवर, 10 घरों के बीच एक कूप तो होनी ही चाहिए। कूप इज वेल, कुआं। तो 10 घरों के बीच एक कुआं तो आपको होना ही चाहिए। तो उतने कुएं बेसिकली आप 10-10 ग्रहों का समूह करके उनके बीच एक कुएं का प्रबंध आपको करना है। ठीक है, तो दैट्स द अदर पार्ट ओवर देयर। अच्छा, इसके अलावा फिर आगे मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि वो आगे भी आएगा। बेसिकली से कि आपके जो ये जो कुप्यागार या कोष्टा की जो बात हो रही थी, जिसमें आप धन धान्य एकत्रित करते हो, लकड़ी एकत्रित करते हो क्योंकि वो फ्यूल के लिए आपको काम में आएगी, ईंधन के लिए काम में आएगी। लेदर जो चमड़ा वगैरह है ये एकत्रित करते हो। जो जंगल की जो पैदाइशें हैं, कुछ फल मूल जो हर्ब्स वगैरह है, लकड़ी है वगैरह वगैरह, इस सबको आप एकत्रित करके रखते हो। तो वो चाणक्य कहते हैं कि राजा को इंश्योर करना चाहिए कि उसके पास हमेशा वो स्टॉक हो। ठीक है, योर ट्रेजरी तो ठीक है, पर आपके ये जो सारे स्टोर हाउसेस है वो हमेशा वेल स्टॉक्ड होने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कब आक्रमण होगा, कब जरूरत पड़ेगी, यू नेवर नो। सो दीज हैव टू बी वेल स्टॉक्ड। आपकी प्रजा के लिए भी वो काम में आते हैं, वो तो एक बात है। और आगे कैलेमिटी के लिए कुछ ऐसा कुछ जो आपने कभी देखा नहीं था, ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए भी आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। और वो कहते हैं उसमें भी जो वहां के अध्यक्ष है उनको ध्यान रखना है कि वो देखते जाए कि कुछ बहुत पुराना सामान हो गया हो वो निकालते जाए, और जो नया सामान हो वो उसको रिफिल करता जाए। तो ऐसा नहीं है कि धन धान्य पड़े पड़े हैं और फिर वो खराब हो गया और वो सारे फिर बाकी सब जो सामान है, माल है, उसको भी खराब करते हैं, ऐसे नहीं। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस उसकी जो चेकिंग है, उसकी जो हम गुजराती में तपासनी कहते हैं, वो भी चलते रहना चाहिए। ठीक है, फिर आगे वो ये भी कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, उन पे आप बहुत निगरानी रखो। कोई भी आपको लगता है कि सस्पिशियस है तो उनको देश निकाला कर दो, या फिर अगर वो फिर भी आपके यहाँ रह रहे हैं, सो दिस इज एन एडिशन टू द श्रेणिक। जो ट्रेडर्स आते हैं वो तो आप जानते हैं कि वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो और वो ट्रेडिंग के लिए आपको वो कर भी वसूल कर रहे, कर भी दे रहे होंगे, कोई भी ट्रेडिंग का कर रहे होंगे, तो वो तो एक चीज है। बट ओवर एंड बियॉन्ड दैट, बाहर के ऐसे लोग जो आपके देश में आके रहते हैं, तो या तो आप चेकिंग करके उनको मत रहने दो, या फिर उन पर भी आप कर लगाओ। तो दे शुड ऑल्सो बी टैक्स, जो तो हम अभी भी करते हैं ना, व्हेन वी गो टू, अगर हम माइग्रेट कर देते हैं
किसी और देश में, तो वहां के वी हैव टू पे टैक्स। तो वो सारे रूल्स जो अभी है वो उस समय भी लागू होते। ठीक है, तो विद दिस हम जो चौथा अध्याय है दूसरे अधिकरण का वो हमारा पूर्ण हुआ। अच्छा, कोई विचार, कुछ कहना है किसी को इस पर? ओके, इफ नॉट तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा अध्याय, पांचवा अध्याय का नाम है सन्निधाता निचय निचय कर्म। बेसिकली ये जो स्टोर कीपर, जो स्टोर हाउसेस इतने सारे हैं जो हमने देखे थे कि कहाँ कहाँ पे होगा, कोषागार है, आयुधागार है, जेल है, बंधनागार है, वगैरह वगैरह, ये सारे जो है वो जो उस सबका जो ध्यान रखते हैं, जो अध्यक्ष हैं उनके क्या क्या काम, ठीक है, इन सारे कोषों के जो ध्यान रखते हैं, तो उसके बारे में वो कहते हैं सन्निधाता कोश ग्रहम, पण्य ग्रहम, कोष्ठागारम, कूप्य ग्रहम, आयुधागारम, बंधनागारम च कारयेत। तो जो मेन जिसको इंचार्ज बनाया है ये स्टोर कीपिंग, बेसिकली स्टोर हाउस वगैरह, वेयर हाउस का, उसे क्या क्या करना चाहिए? इन सारे, एक तो इंश्योर करना चाहिए कि अगर ये ग्रह ये ना हो तो इनको बनाए क्या? कोश, कोश ग्रहम, कोश ग्रहम मतलब ट्रेजरी। पण्य ग्रहम, पण्य ग्रहम मतलब वेयर हाउस, जहां खरीद बेचने की वस्तुएं रखी हुई। फिर कोष्ठागारम, कोष्ठागारम मतलब जहां पे जो स्टोर हाउस है, इट कुड बी फॉर अन्न, अन्न धान्य, लकड़ी या उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हो वगैरह वगैरह, तो उस सारा जो वैसा जो रेगुलर काम में आने की चीजें हैं। कूप्य ग्रहम, कूप्य ग्रहम मतलब जहां पर आप जो और प्रेशियस रिसोर्सेज है, ठीक है, जैसे कि धातुएं हैं, सोना चांदी वगैरह वगैरह, और भी कुछ जो धातुएं जो आप लाते रहोगे, या और ऐसी कोई प्रेशियस वस्तुएं हैं, आइवरी है वगैरह वगैरह, वो सब आप वहां पे रखेंगे। अच्छा, कोष्ठागार कुप्यागार कैन बी इंटरचेंजेबल, ठीक है, कुछ कुछ लोग उसको उल्टा भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो आपको रेगुलर में काम आती है या जो प्रेशियस हो, वो दैट इज केप्ट इन ऑल ऑफ दिस व्हिच आर ऑल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपको आपके रेगुलर व्यवहार में काम में आए। आयुधागार, आयुधागार मतलब शस्त्र का ग्रह, जहां पर आप सारे अस्त्र शस्त्र रखते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरा बंधन आगार, बंधन आगार। अच्छा, आपने देखा होगा कि स्पेशली महाराष्ट्र में जो बस स्टॉप्स होते हैं उनको आगार कहते हैं, स्पेशली जो बड़े बस स्टॉप्स होते हैं, ठीक है। तो आगार आर बेसिकली दी स्टॉप्स जहां पर बसेस एकत्रित होती है, वहां पे सारे वो रेस्ट करते हैं, कुछ सही मरम्मत वगैरह करना हो तो वो करते हैं। तो आगार इज बेसिकली रूम और सच अ प्लेस, ठीक है, जहां पर ये सारी वस्तुएं हो। तो बंधनागार इज अ जेल, जहां पे लोगों को बंध करके रखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि एक तो आपका नॉर्मल कोष ग्रह है, ठीक है, एक नॉर्मल कोषागार है जहां पे आपका रेगुलर ट्रेजरी वगैरह संचित करके रखते हो, परंतु साथ ही में आपको जो ऐसा भी एक कोषागार बनाना है जो जिसके विषय में किसी को मालूम ना हो, और वह कोई आपदा जब आती है तो तभी ही वो आप उसमें से, सो बेसिकली हम जो कहते हैं ना ये कंटिजेंसी फंड, तो ये ऐसे कंटिजेंसी वेल्थ का स्टोर है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, ठीक है, केवल राजा और जो अध्यक्ष है उसी को मालूम। अच्छा, पर अब ये ऐसा इंश्योर करना तो सही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जो आपको कोष ग्रह बनाने में जो लोग होंगे उनको तो मालूम ही होगा ना, ठीक है, कि जो लोग बनाएंगे, क्योंकि कोई राजा और अध्यक्ष अकेले अकेले मिलके तो नहीं बनाने वाले, पीपल विल हैव टू मेक इट। तो उसके लिए वो कहते हैं कि श्लोक नंबर 4, प्रासादम व जनपदांते, या तो महल के अंदर, प्रासाद इज महल, या तो महल के अंदर, या जनपदांते, या तो आपका जो जनपद है, जो सिटी है, उसमें कहीं अंत में, बेसिकली ऐसी कोई जगह पे, ध्रुव निधि आपदर्थम, निधि, निधि मतलब वेल, आपदर्थम आपदा के लिए, अभित्यक्तैहि पुरुषैहि कारयेत, अभित्यक्त लोग मतलब who are convicted criminals, जिनको फांसी, जिनको आप डेथ पेनल्टी दे चुके हो, ठीक है,
तो वैसे भी देखो आज भी जो जेल में होते हैं लोग, उनसे कुछ ना कुछ काम तो करवाते ही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी जो है वस्तु वो इन क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को लगाओ जो आप जानते हो कि जिनको जल्दी ही आप सूली पे चढ़ाने वाले हो बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप ये बनाने में लगाओ ताकि किसी को भी पता ना चले कि कहाँ पर है आपका कोषागार। इंटरेस्टिंग, isn't it? Anyways, और हम जो वो जब वो और फिर आगे जाके वो थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि किस तरीके से अलग अलग आप कोषाग्रह बनाओ वगैरह किन वस्तुओं से। तो एक शब्द है उसमें पकेष्ट, पक इष्ट, इष्ट मतलब पक विष्ट, विष्ट मतलब ब्रिक्स। तो उस समय भी ऐसे बेग ब्रिक्स होते थे जो इन सारी चीजों में काम में लाए जाते थे। एनीवेज, तो फिर वो जब बंधनागार की आगे बात करें, वो कहते हैं ये सारे आप जो कोषागृह वगैरह बनाओ, उसके अलावा आप जो बंधनागार बना रहे हो, जो जेल बना रहे हो, उसमें कैसे करो कि देयर विल बी कुछ कन्विक्ट्स जो धर्मस्थियम, जो आपके जजेस है उनके द्वारा उनको पनिशमेंट मिला होगा, कुछ कन्विक्ट्स जिनको आपके जो बड़े मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स है उनके द्वारा उनको पनिशमेंट मिला होगा। अब किन टाइप के कहाँ मिलेगा वो सब हम आगे देखेंगे, जो थर्ड चैप्टर है धर्मस्थियम, उसमें ये सब और डिटेल में आएगा। बट खैर, तो ही सेइंग कि इन लोगों के द्वारा जो पनिशमेंट दिए गए हो ना, बिकॉज आई एम श्योर ये अलग अलग कैटेगरीज में आते होंगे, इनके लिए आप अलग अलग बंधनागार बनाओ और पुरुष और स्त्रियों के लिए भी अलग अलग पोस्ट रखो, सो दे शुड बी सेपरेटेड, जैसे आज है। तो तभी भी ऐसे ही था कि, और उसका अर्थ स्त्रियों को भी पनिशमेंट मिलता था और जेल में भी जाती थी उस समय भी, ठीक है। तो उसका भी अरेंजमेंट था। उसके आगे वो से ही सेज कि हर एक जो आगार है उसमें आपको कुछ कुछ मिनिमम व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जैसे शाला, जैसे रूम्स वगैरह हो, स्नान गृह, नहाने का स्थान, अग्नि, क्योंकि आपको हीट भी तो चाहिए ना, तो अग्नि जला सको उसका स्थान, स्वदैव पूजा युक्त, स्वदैव पूजा, जैसे आपके कोई इष्ट देवता होंगे तो उनकी आप पूजा कर सको, या तो वैसे, या तो वो बंधनागार का कुछ देवता, वहां पर भी आप देवता का को प्रस्थापित करो हर बंधनागार में भी, तो इस तरीके का भी अरेंजमेंट वहां हो। और जैसे सांप वगैरह तो कहीं पर भी आ सकते हैं, है ना, तो वो कहते हैं उसके लिए ऐसे जो बंधनागार या कोई भी कोष्ठागार हो, कोई भी कोषगृह भी हो, वहां पर भी आप ये नेवले वगैरह छोड़कर रखो, ताकि अगर सांप या ऐसे कुछ आ जाता है, विष का कोई इशू होता है, तो वो उनको पकड़ ले, ठीक है। और कहीं पर भी लकड़ी का प्रयोग तो मत करो, वो तो हमने पिछले चैप्टर में ही देखा था कि काष्ठ, लकड़ी का प्रयोग जितना कम कर सकते हो करो। क्यों? क्योंकि काष्ठ इज इनहेरेंटली मेक्स योर स्ट्रक्चर अनसेफ, बिकॉज काष्ठ होगा तो अग्नि तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो उसका कम ये करो। अच्छा, और वो दूसरी एक बात कहते हैं कि कोष्ठागारे वर्षमान रत्नी मुखम कुंड स्थापित। हम देखिए आज भी वो मेजर करते हैं, है ना, कि आप देखो कि अच्छा आज के दिन इतने मिलीमीटर वर्षा हुई या इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, या जनरली पूरे वर्ष में इतने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए जो नहीं हुई, अकॉर्डिंगली अपने सारे जो तालाब वगैरह में भरते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका जो भी कोष्ठागार होगा ना, वहां पर आप वर्षा कितनी हुई वो मेजर करने के लिए भी रेन गॉज की स्थापना करके रखो। तो ऐसा गड्ढा या जो भी कुछ है आप बना के रखो, जहां पर आप उसका मेजरमेंट भी करते रहो कि वर्षा कितनी, उसको भी आपका पता होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंगली यू विल देन फोरकास्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसकी व्यवस्था भी करने के लिए उन्होंने कहा है। रोहित पूछ रहे हैं कि was the अनंत पद्मनाभ टेम्पल वॉल्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सच a secret vault? Could very well be. Could very well be. इसलिए आप देखो कई बार वो सारा वो सिटीज जब उजड़ भी जाते हैं तो कहीं कहीं से वो ट्रेजरी निकल आती है, वो इसी तरीके से कभी डाला होगा और फिर वो पूरा ध्वस्त हो गया, पर उसका कहीं काम ना आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार बिकॉज नोबडी नोज, वो राजा अपने बच्चे को या जो भी है वो बताना भूल जाए और वो तब वहां के वहां अटक के रह जाए, ये भी हो सकता है, और फिर बहुत वर्षों बाद किसी को पता चले, तो ये भी हो सकता है। तो इट वेरी वेल कुड बी रोहित, मे बी रीड अप मोर ऑन इट, उससे ज्यादा पता चलेगा।
अनंत पद्मनाभ इज एट केरला नॉर्थ में जो है वो वाला ना मंदिर, नॉट द प्रीकर्सर टू द मेन। या त्रिवेंद्रम में कुछ तो वॉल्स खुले थे ना रिसेंटली, वो वाला। अच्छा, वो तो काफी सारे वॉल्स थे। मेन पद्मनाभ मंदिर। हाँ इट्स, आई डोंट थिंक इट्स अनंत पद्मनाभ। अच्छा ठीक है, आई गॉट व्हाट यू सेड। हाँ, वो भी ऐसा ही होगा एक्चुअली। वो वॉल्स आई डोंट इवन थिंक दे आर सीक्रेट, दोस आर द रॉयल वेल्थ वॉल्स, राइट, व्हिच वर केप्ट इन द मंदिर। एंड वो वॉल्स के लिए तो ये पूरा ओनरशिप का जो लड़ाई था, बिकॉज कौन, हु ओन्स दोस द वेल्थ इन देयर, राइट, हु ओन्स। वैसे तो सो दे न्यू देयर वाज, तुमको पता था वहां पर है वेल्थ करके ऑलरेडी? इतनी जानकारी नहीं है। इट इज वर्थ लुकिंग। I'll read it up. I'll read it up. Read it and share it as well. But one of the things was who owns that wealth. वो तो उस पे issue था ही ना, and then it was पूरा वही तो, everybody wants to take away जो मंदिरों का wealth है। खैर, इसके अलावा हाँ, फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि अच्छा, क्योंकि आपको जो अध्यक्ष हैं, जो स्टोर कीपर सन्निधा था, बेसिकली स्टोर कीपर जो है, हमको ये भी इंश्योर करना है, जैसे पिछले चैप्टर में कहा था कि हमेशा जो स्टॉक्ड है वो जो स्टोर हाउसेस है वो वेल स्टॉक्ड रहे। तो वेल स्टॉक्ड रहे तो आप जो भी यू कीप इंश्योरिंग की जो पुराना है वो निकल जाए, जो नया है वो आता जाए, है ना, टू कीप इंश्योरिंग दैट। अच्छा, इसके अलावा कोष की बात आएगी तो वहां हिरण्य रुपए भी आपके पास आएंगे। जो आप टैक्स वैक्स सारा कलेक्ट करके आ रहे हो, तो वो आपके पास रुपए आएंगे, कॉइन्स आएंगे वगैरह वगैरह। उसकी भी आप जांच करो, जो आपके पास कॉइन्स आ रहे हैं उसकी भी आप जांच करो। और ऐसे कॉइन्स जो आपको अशुद्ध लग रहे हो, जो कहते हैं ना नकली टाइप के लग रहे हो, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसका अर्थ उस समय भी ऐसी फ्रॉडिंग होती थी कि जो नकली कॉइन्स ये सब मार्केट में घूमता होगा ना उस समय भी। इसीलिए कह रहे हैं कि यू बी वेरी केयरफुल। आप जब एज अ कोष अध्यक्ष जो भी कॉइन्स वगैरह मेरे पास आते हैं, मैं उसका चेकिंग करूं। जो अशुद्ध है, अशुद्धम छेदयेत, उसको आप काट के डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो वापस मार्केट में ना जाए। और जो वो लेकर आया है आपको देने के लिए, वो जो नकली कॉइन्स या अशुद्ध कॉइन्स आपको देने के लिए, या मेटल्स फॉर दैट मैटर, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, वो लेकर आया है तो उसको आप दंड दो। और एंड द सेम थिंग इज द सेम थिंग, जैसे ये तो कोष की बात हुई, धन धान्य में भी ऐसे ही करो कि जो अच्छा माल लेकर आया है, कि माल कैसा, द क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने फिल कर दिया, वो कैसा है उसका क्वालिटी चेक करो। और क्वालिटी चेक के हिसाब से अगर खराब धान्य है तो जो खराब धान्य लेकर आया है उसको आप पनिश करो, उसको आप पीनलाइज करो। कितना पीनलाइज करो? मूल द्विगुणो दंड, जितना उसका वैल्यू होगा ना जो वो लेकर आया है, और जो खराब है उसका टू टाइम्स, ट्वाइस ऑफ दैट यू पनिश द पर्सन हु हैज गॉटन दैट। और ऐसे ही आप बाकी सारे जो आपके जो ग्रह हैं, इस सब में भी आप उसी तरीके से चेकिंग करके करो। अच्छा, अब जो कोष अध्यक्ष हैं, लोग तो लोग थे, ऐसा नहीं था कि करप्शन आज की बात है, करप्शन हर टाइम पे हुआ है। इसीलिए तो दंड नीति का इतना महत्व है, नहीं तो दंड नीति की आवश्यकता ही क्या थी? अगर कोई क्राइम ही नहीं होता था तो दंड नीति की आवश्यकता क्या थी? इनफैक्ट मैं अभी बीच में आई एम डूइंग अ सेशन फॉर वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी है, उनके लिए मैं शांति पर्व के कुछ सेशंस दे रही हूँ। तो वो शांति पर्व में ये आता है कि पहले तो राजा की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, राजा की क्या आवश्यकता है? राजा दंडधारी है, राजा एंश्योर्स कि एडमिनिस्ट्रेशन हो और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, ठीक है। पर एक जमाना था तब जब राजा की आवश्यकता ही नहीं थी, विच वाज सत्युग। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो थे वो अपने धर्मों में, अपने व्यवसायों में स्थित थे, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, कोई किसी का हड़पने की इच्छा नहीं रखता था। काम क्रोध लोभ मोह, ये कोई व्यसन, इससे उपजने वाले जो व्यसन है वो कोई भी नहीं थे। तो जब सब लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई किसी का कुछ छीनने करने का नहीं है, तब तो आपको बाहर, यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल पर्सन
और एनीबडी एल्स ऑन टॉप ऑफ यू टू रेगुलेट ना, सब कुछ ढंग से चल रहा है, तो तभी राजा थे ही नहीं, ऐसे कहते हैं। परंतु उसके बाद लोग मोहित होने लगे, क्योंकि दैट इज द वे टाइम मूव्स। लोग मोहित होने लगे, काम क्रोध लोभ मोह लोगों में दिखाई देने लगे, तो उसके कारण क्या हुआ, मात से न्याय जैसी स्थिति होने लगी, अराजकता फैलने लगी कि जो शक्तिशाली है वो, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाने लगे। इस तरीके का जो सिचुएशन जब होने लगी, तब लोगों को लगा कि नहीं यार, अभी तो हमें राजा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राजा दंडधारी है और ही विल एंश्योर कि जो लोग स्वयं से नहीं कर पाते, सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते, तो राजा रेगुलेट करेंगे। कैसे? दंड से, मतलब पनिशमेंट और अनुग्रह, जो हमने देखा था कि पनिशमेंट भी देना है और अनुग्रह भी रखना है। तो इस तरीके से राजा दंड धारण करेगा। तो खैर, तो उसका अर्थ, ये जब पूरी नीति शास्त्र की बात आई है, तब ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल से रहा ही होगा ना, पीपल वर करप्ट। सो द सेम थिंग यू सी इन चाणक्य's way as well। तो वो कहते हैं कोशाधीष्ठस्य कोशावच्छेद घात। कोशावच्छेद मतलब जो कोश का क्षय करेगा, जो उसमें करप्शन करेगा, जो मिसयूज करेगा, कोश को कम करेगा, डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न करेगा, ऐसा जो कोश अध्यक्ष है घात, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज एक तो ही इज द मेन गाय देयर, और उसका काम है कोश की वृद्धि करना, उसको संभालना, उसकी बजाय वो ही कोश का घात कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन। तो उसको प्राण दंड देने की बात एक्चुअली चाणक्य कह रहे हैं। बाकी अभी तक तो अगर कोई फ्रॉड कुछ लेकर भी आया, तो जैसे तो चार्जेस आप वैल्यू उनसे ले लो, उससे डबल वैल्यू ले लो, यू पीनलाइज देम, यू फाइन देम एंड दैट्स इट। बट फॉर वन ऑफ दीज वेरी सेइंग कि कोषाध्यक्ष अगर घात करता है तो उसको प्राण दंड देना है, घात, उसका हनन करना है। अच्छा, इसके अलावा और कोषाध्यक्ष अकेला तो नहीं करेगा, डेफिनेटली ही विल बी हैंड इन ग्लोव्स विद उनके जो शब्द यहाँ यूज हुआ है, वैयावृत्यकार मतलब जो सबऑर्डिनेट्स है, जो उनके साथ काम करते हैं, है ना। और अगर उनका भी अगर जुर्म, उनका क्राइम भी अगर प्रूव होता है कि उन्होंने भी साथ दिया था कोषाध्यक्ष का, तो उनको भी आप सजा दो, बट नॉट मृत्युदंड। उनको आप कोई और सजा दो, उनको आप बेसिकली कम सजा दो, अर्ध दंड दो, ठीक है, और कुछ उनको दंड दो, मे बी पेनलाइज करो या जेल में डालो वगैरह। बिकॉज इवेंचुअल डिसीजन मेकर तो कोषाध्यक्ष है ना, जिसके कारण ये हुआ है, तो उनको भी आप दंड दो। अच्छा, नाउ ये हो सकता है कि जो फ्रॉड हुआ हो या जो गलती हुई हो वो जानबूझकर ना हुआ हो, क्योंकि ये तो पैसा का काम है, मैथ का काम है, तो हो सकता है कि अनजाने में गलती हो गई हो, नॉट नेसेसरी कि उसने जानबूझकर क्षय करने का प्रयत्न किया हो, है ना, कुछ अनजाने में, कुछ इग्नोरेंस में हो गया। तो इस परिस्थिति में ही सेज परिभाषण अविज्ञाने, अगर अनजाने में ये गलती हुई है विदाउट द इंटेंशन, तो आप क्या करो, वार्निंग देके छोड़ दो। एटलीस्ट शुरुआत में यू वार्न द पर्सन कि अच्छा ये गलती हो गई है, गिव देम अ चांस टू रिकंसाइल, मेक डू व्हाटएवर वाज रॉन्ग, और उनको आप छोड़ सकते हो अगर ये अनजाने में हुआ, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो देयर, मतलब वो तो हम आगे भी देखेंगे कि किसी को भी आप जो दंड दे रहे हो वो अपने विम से नहीं दे रहे, यू विल फॉलो प्रोसेस। और जब वो जो उनका क्राइम है, जो अपराध है, वो अगर एस्टैब्लिश होता है प्रूफ्स के साथ, तो ही आप उनको पनिश करोगे, तो ही आप उनको जो भी दंड देना है वो दो। सो देयर इज अ होल प्रोसेस दैट इज फॉलोड, वो राजा के विम पर भी नहीं, ठीक है। तो एनीवे, सो अच्छा, उसके अलावा अगर कोई चोर ये करता है तो उनको भी दंड देना है वगैरह वगैरह। इसलिए वो कहते हैं तस्माद आप्त पुरुषाधिष्ठितः सन्निधाता निचयान अनुतिष्ठित। इसलिए आप, वो कह रहे हैं राजा को कि क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण रोल है ना, क्योंकि आपका जो आपका राज्य है वो तो आपके कोष पर आधारित है कि वेदर योर ट्रेजरी इज फुल और नॉट, आपके स्टॉक्स पे आपके पास वेल स्टॉक है कि नहीं, इन सब पर आधारित है। बिकॉज ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए आप तो पुरुष, जिसको आप जानते हो, जो आपका विश्वास पात्र हो, ऐसे का चयन आप इस पोजीशन के लिए करिए। अच्छा,
वो कहते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस पाठ में आती है आखिर की, I'll read that, the last श्लोक जो 24वां श्लोक है इसका. It says, बाह्यम अभ्यंतरम च अयम विद्यात् वर्ष शतात् अपि यथा पृष्ठो न सज्जये व्यय शेषम च दर्शये. बाह्य अभ्यंतर च अयम विद्यात् वर्ष शतात् अपि. वर्ष शतात् मतलब 100 वर्षों तक. जो वो अध्यक्ष है, जो सन्निधाता है, जो स्टोर हाउस और सारा ट्रेजरी और ये सब, बेसिकली आपका जो फिनेंस, कॉमर्स और फिनेंस के जो हेड है आपके, वो क्या उसके पास अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सारी जो जानकारी है वो 100 वर्षों तक की होनी चाहिए. विच मीन्स योर रिकॉर्ड्स हैव टू आल्सो गो बैक 100 years. आपको 100 वर्षों तक रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, जो जिसका ज्ञान भी उस सन्निधाता को होना चाहिए कि जब कोई पूछे तो आपके पास वो हो. अच्छा, अब पॉसिबल है आपके पास उस समय इमीडिएट आंसर ना हो, तो क्या करो, यथा पृष्ठो न सजे. अगर आपको याद नहीं हो तो आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग की बुक्स होनी चाहिए, जो आप व्यय शेष, जो उस टाइम का जो भी आपका अकाउंटिंग है वो आप दिखा सको राजा को 100 वर्षों तक का. कैन यू इमेजिन उस टाइम पे? आज तो वी हैव रिकॉर्ड्स, बिकॉज आज तो आसान है ना, आज तो डिजिटल है तो आसान है. बस उस समय भी इसे 100 वर्षों तक का आपका जो अकाउंट बुक्स है वो क्लीन होना चाहिए, एंड जो whoever is going to handle it, उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए. Okay, so that is it, इस पार्ट का. अमित जी, हाँ ये जी. जो 100 सालों तक रिकॉर्ड रखने की बात है, अभी समझ में आता है, क्योंकि जब राम जन्मभूमि का केस सॉल्व हुआ है उसी वजह से हुआ था. बिकॉज मीनाक्षी जैन जी की किताब में ये लिखा है कि फैजाबाद में उन्होंने जब 300 साल पहले डाला था कि वो लोग आके कर रहे हैं, हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, तो तब से इन्होंने रिकॉर्ड्स रखे हुए थे. नहीं रखते तो फिर हरी इच्छा. बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने पूनम जी. मेनली ये छोटी छोटी रोज की बातों के लिए नहीं, पर ये जो ओनरशिप की बात है, प्रॉपर्टीज की बात है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, ये सब तो आपको पास ये होना ही चाहिए. बिकॉज नहीं तो कोई भी आगे क्लेम कर देगा ये मेरा है, तो आप उसको किस तरीके से निपटाओ, है ना. जैसे आज होता था वैसे तब भी होता था, अलग अलग इस पे. तो स्पेशली जब ये एसेट ओनरशिप की बात हो, कोई भी जगह की, पब्लिक या प्राइवेट, इन सब चीजों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है. और आपने जो एग्जाम्पल दिया दैट इज एकदम एप्ट. बट द अदर थिंग दैट दिस गोज ऑन टू से कि कई बार हमको कहा जाता है कि आप लोग कुछ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते थे जनरली, बिकॉज जैसे अरे आपका हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है, आप लोग रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह किसी में मानते नहीं थे. बट ये बात जो चाणक्य की है दैट डिस्प्रूव्स इट. ऐसा नहीं था. रिकॉर्ड कीपिंग इतने डिटेल में हमारे पास भी होता था. इनफैक्ट आगे का जो चैप्टर है वो सारा रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंटिंग पे ही है, व्हिच वी विल सी. पर वो इट वाज प्रेवलेंट, इट वाज बीइंग डन. वैसे हम लोग के यहाँ जो रिकॉर्ड कीपिंग है, which has been done in a lot of ways, even of genealogy. अब हम लोग वेस्ट से इम्प्रेस होकर we have stopped going to the मंदिर, to the पंडास. लेकिन आप हरिद्वार जाएं, गया जाएं, वहां पर पिछले कितने सालों के निकलते हैं. Absolutely. आप अपनी पूरी जीनियोलॉजी, और इसीलिए बोलते हैं, अब हम लोग जाते थे तो बोला कि हम ये पंडित के पास क्यों जाए. नो, ही इज द वन हु हैज केप्ट योर फैमिली ट्री रिकॉर्ड्स. करेक्ट. और वो परिवार टू परिवार, वो हेरिडिटी, परिवार टू परिवार, उनका काम ही होता था कि जो भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का या जो भी होंगे, जो उस मंदिर के ये थे पैट्रन से वगैरह, उन सबका वो रखे, है ना, जो भी आता जाता. इसलिए आप इवन महाराष्ट्र में आप देखोगे ना तो कुछ स्पेसिफिक, स्पेशली जो ब्राह्मण कम्युनिटीज है, उनका आप 1000 वर्षों का जीनियोलॉजी ट्रेस कर सकते हो. एंड उन्होंने वापस क्या किया है कि अभी भी जहां पर वो अंत हो गया था ना, बिकॉज ये सारा जब इन्वेजन्स हुआ, सारा कॉलोनाइजेशन का जो कुछ हुआ, तो हमारी बहुत सारी चीजें टूट गई थी. जो पारंपरिक पद्धतियां, जो पारंपरिक चला आता था, वो सारा टूट गया था. तो दे हैव एक्चुअली, सम ऑफ दीज गाइज हैव गॉन बैक एंड दे आर रीट्रेसिंग इट कि अच्छा वो क्या था. तो हमारे जो नेबर्स हैं उनका भी एक पूरा वो आठवले करके, तो उस गांव के आसपास वो पूरा ट्रेस बैक करे. और ये नीलेश ओक जी हैं, उनका, उनसे भी मैंने ये बात सुनी थी. तो ये जीनियोलॉजीज भी ट्रेस. वैसे भी जो हम लोग देखते हैं, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव नियर होशियारपुर, और बहुत लोग हमारे पास से भृगु संगीता को जाते थे.
आई एम वेरी श्योर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग जिसको हम लोग आइदर वी आर डिनाइंग और वी डोंट अंडरस्टैंड, वी हैव नॉट रिसर्च्ड इट, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं वहां के जो कि हमने पर्सनली देखे हैं कि दे वर राइट, एंड हम लोग के अपने फैमिली में भी हुए, अदरवाइज आल्सो दे वर राइट। अब ये कहना ये तो जी बाय चांस हो गया, नो, नॉट सो। नहीं, आप जो बात करिए ना पूनम जी वो अलग है, वो तो वो पत्री की बात है ना। नहीं, पत्री की नहीं, ऐसा है ना, बहुत सारी रिकॉर्ड कीपिंग वहां से हुई होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह की। अगर फ्यूचर की भी बोले, दे मस्ट हैव हैड सम साइंस ऑफ डूइंग इट। हाँ, मैं कह रही हूँ these are इतना ज्यादा different, नहीं हो so सकता। record keeping is right, but these are different, ये purposes उनके बहुत अलग अलग थे। तो वो तो पत्र के हिसाब से होता था, but even trade transactions और record keeping Great of for that. the states का भी होता था। रोहित, आपको कुछ कहना था? या अमी जी, सो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ना, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, एक्चुअली साधुओं में भी होता है। तो जो नागा साधुस है ना, इफ यू गो टू वाराणसी, यू विल फाइंड एक एक नागा साधु जो भी नागा पंथ में इनिशिएट हुआ है, उस उनके रिकॉर्ड्स रेंजिंग बैक टू एज फार एज लाइक 500-600 years। यू नो, सबका लिस्ट, कौन कहाँ से आया है, कौन कौन से अखाड़े को बिलोंग करता है। तो साधु ऑल्दो दे वर आउट ऑफ द सोसाइटी, उनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता था और सब रिटर्न फॉर्मेट में अवेलेबल है। एंड इट्स मेंशन्ड इन अ बुक कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ साधु। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ नागा साधु who goes through all these records and all that which have been maintained since कौन है ऑथर hundreds of years. इसका? कौन ऑथर? So it's the, मैं नाम भूल गया, मैं बुक भेजता हूँ, but it's the autobiography of the first foreigner who became a Naga sadhu in India. So Okay. yeah, I'll tell you the. जी, जी। हाँ, आई थिंक ये जो संप्रदाय है ना उसमें तो होता है, एंड वेरी वेरी गुड पॉइंट ऑन नागा साधुस एज वेल। मतलब हमको लगता है कि ऐसे सन्यासी हो गए ये वो, ऐसा नहीं, दे ऑल्सो एंश्योर कि उनके रिकॉर्ड्स रखें। तो मैंने जब ये 100 years का 100 वर्षों में पढ़ा, आई वाज लाइक वाओ यार, दिस इज क्वाइट समथिंग। आई वाज आल्सो नॉट अवेयर कि इतना वो लोग इन ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए भी रखते होंगे। प्रदीप जी से बारोट इन गुजरात कीप्स फैमिली लिनेज रिकॉर्ड्स। अच्छा, मतलब बारोट परिवार ना, जिनका वो सरनेम बारोट है, उनकी बात करें प्रदीप जी। Yes, that's right. Also, I mean, I had a question. I mean, maybe not related, I don't know, but we usually worship the Mataji temple as well. So they also keep a record of the entire family. So I'm missing the word actually. I'm missing the word. मंदिर की बात करो। Basically, we all have Mataji નું મઢ હોય ને, મઢ. हाँ, मतलब तुम्हारा परिवार આપણે બધાનું માતાજી, हाँ, अच्छा, હા, specific to the family માતાજી નું મઢ હોય, and that is also lineage, right? So correct. That is where the Barot is the one who tells us the entire history of whatever 300 or 400 years, and then they are able to trace it back to that much. So એટલે બારોટ એટલે જે રેકોર્ડ રાખે એની વાત, એને બારોટ કહે છે, એમને બારોટ કહેવાય। that's right, that's कीप द रिकॉर्ड। अच्छा, ओके, that's right, yeah। वाओ जी, आप मुझे मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि वो जो सीक्रेसी में जो कोषागार बनाना है, द वन विच इज अ बैकअप, तो उसके लिए जो कहा कि जिनको, मतलब इट इज सो क्रिएटिव कि जिनको डेथ पेनल्टी दी है, जिनको मरना ही है, यू सी इन केस ऑफ ताजमहल एंड ऑल दैट, उनको मारा गया, हाथ काटे गए, है ना। तो जो सामने दिख रहा है कि प्लस इसमें एक और ब्यूटी है कि इन्होंने तो कुछ पाप किए ही हैं, तो इनको डेथ पेनल्टी मिली है, तो इनके हाथों अगर राष्ट्र के लिए कुछ काम होता है, नेक काम, इनको भी मोक्ष मिलता है। इनसे भी कुछ अच्छा काम हो रहा है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। नहीं, बहुत सही बात है आपकी। एक्चुअली जो सारे जो कन्विक्ट्स होते हैं आज भी अगर आप देखो तो दे आर इन्वॉल्व इनटू सम और द अदर एक्टिविटी हर जगह, है ना। तो ये तो मतलब एज यू सेड वेरी क्रिएटिव, इनको ऐसे ही काम में ही लगाओ जो काम भी हो जाए, उनको भी प्रायश्चित का अवसर मिले, एज मौका मिले। हाँ, और दूसरी ये भी थी, उनको रिपेंट करना है, जो भी है वो अपना बेस्ट भी दे सकते हैं इफ दे वांट।
नहीं, और दूसरी बात ये है उनको भी एज ए ह्यूमन डिग्निफाइड वे से मेहनत की कमाई मिल रही है, मुफ्त में नहीं खा रहे, बिकॉज थोड़ी बहुत डिग्निटी हर एक में होती है, चाहे कितना भी तेरा पसंद क्यों ना हो, थोड़ा बहुत उसको होता है मैं मुफ्त में थोड़ी खाऊंगा टाइप ऑफ थिंग। हाँ, बट नहीं, वो तो यहाँ, वो तो अभी भी होता है, वो तो रेगुलर जेलों में होता है कि उनसे काम ही होता है, और दे आल्सो गेट सम स्टाइपेंड फॉर इट। तो अगर आप देखो तो कुछ कुछ वो करते हैं अभी भी, उनको किसी ना किसी काम में लगाकर। तो उनका जो दिनचर्या होती है ना, उसमें देयर आर सम आवर्स व्हिच आर गिवन टू दिस काइंड ऑफ वर्क। आज भी होता है। हाँ, आज तो उनको लॉ की पढ़ाई भी मुफ्त में करवाते हैं, फिर वो अपना ही केस लड़ते हैं। ओके, राजेश्वरी जी कह रहे हैं आई हैव आल्सो हर्ड ऑफ टेंपल्स कीपिंग फैमिली रिकॉर्ड्स। यस, वेरी ट्रू। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है, छठा अध्याय, वो है समाहर्ता। सो समाहर्ता इज बेसिकली, या तो आप जो कलेक्टर है ना, तो वो कलेक्टर की बात है। पर अगर आप चैप्टर देखोगे ना, तो इट्स अ टेक्निकल चैप्टर। वो इतना टेक्निकल है कि उसमें बेसिकली पूरा अकाउंटिंग, ये जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कि कौन से आपके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आप क्या कहोगे, कौन से सोर्सेज ऑफ कौन से आप एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर कहोगे, फिर हेडिंग्स क्या क्या है जिसके अंडर आप नोट करोगे। जो बेसिकली जो आज भी अकाउंटिंग में होता है ना, कि अच्छा यू हैव अक्रूड रेवेन्यू, यू हैव आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, यू हैव बैलेंस, यू हैव एसेट वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से वो उसका उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी बड़ा है। मैंने इसके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, तो वी विल गो थ्रू इट, बट दिस इज वेरी टेक्निकल। ठीक है, तो मतलब हम पॉसिबल है कि हम कुछ टर्म्स ना याद रहे, विच इज फाइन। बट पहले मैं सोच रही थी क्या करूं, शुड आई डू इट, नॉट डू इट, बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। देखते तो है कि कितना वो है, कितना एक्सटेंसिव है। तो आई हैव मेड सम स्लाइड्स जो मैं फ्लैश करती हूँ। तो आज कदाचित ये पार्ट पूरा तो नहीं होगा, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, टाइम आपको दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिखाई दे रही है? यस। रोल ऑफ, आप कलेक्टर कह दो, एडमिनिस्ट्रेटर कह दो, व्हाटएवर। तो उनका क्या होता था कि वो पूरा कि उनको इन सब अलग अलग चीजों का ध्यान रखना है, जो पूरे डिटेल में है, बट आई गो पार्ट बाय पार्ट। तो उन्होंने कहा है कि एक राज्य के लिए कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम है। वो आप सोर्सेज ऑफ इनकम को किस तरीके से समझो, तो दुर्ग, अच्छा दुर्ग में क्या क्या आता है? दुर्ग मतलब आपका जो फोर्ट है या जो सिटी है, उसको आप समझो। तो जो आपकी जो ड्यूटीज लगेंगी, फाइन्स लगेंगी, जो वेट्स आपके हैं, है ना, कि वेइंग स्केल के लिए आज भी जो मेजरमेंट्स हम करते हैं, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। अगर वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई आपको चीट कर रहा है, तो उसके लिए आपको फाइन्स वाइन्स लगती है। देन देयर आर सिटी सुपरिटेंडेंट्स हु आर इन चार्ज ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो ये कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो रोल ऑफ कलेक्टर है, ही हैज टू एंश्योर कि आपके जो सुपरिटेंडेंट्स है, ऑफिसर्स है ऑफ मिंट, पासपोर्ट्स, दारू, स्लॉटर हाउसेस, कपड़ा, घी वगैरह वगैरह, जो भी सारे रिसोर्सेज हैं, वो जो मैनेज करते हैं। क्योंकि इन सब से, या तो इनके ट्रेड से, या इस पर जो भी कोई गलती करेगा तो उसके फाइन से आपको, दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, दैट इज वन। सेकेंड, राष्ट्र में वो क्या आ रहा है? राष्ट्र में वो कह रहे हैं सीता, एक वर्ड यूज है सीता। सीता इज बेसिकली जो फार्मिंग का आपका भाग है। ठीक है, तो पहले केस में इट इज लिटरली आप खरीद वगैरह ट्रेड करते हो, तो यू गेट मुद्रा, आपको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरे वाले में यू गेट शेयर। जैसे एक केस में फार्म, अगर आपका खेती आप कर रहे हो, तो आपका जो प्रोड्यूस है, सपोज आपने कितने तो किलो गेहूं का उत्पादन हुआ है आपके खेत में, तो उसका जो 1/6, जो छठवां भाग है, वो आप टैक्स के रूप में देते हो। ठीक है, एंड दैट विल बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ दीज पीपल,
जो इस तरीके के कामों में हो। आपका जो छठवां भाग है, आय का छठवां भाग इज व्हाट यू गिव एज अ टैक्स, जो हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इन अक्रॉस आवर शास्त्रस जो टैक्स, जो राजा ने कितना टैक्स लगाना चाहिए प्रजा पर, तो वो नंबर इज 1/6, दैट इज व्हाट इज सेड कि 1/6 से ज्यादा यू शुड अवॉइड, एक्सेप्ट ऐसी परिस्थिति जब आ गई हो कि राजा पर आक्रमण हो गया हो, आपके कोष एकदम खाली हो गए हो कैलेमिटीज के कारण, कोई भी एडवर्सिटी के कारण, तो आप उससे ज्यादा लोगों को विश्वास में लेके ले सकते हो, नहीं तो इट्स यूजुअली 1/6 व्हिच द किंग इज सपोज्ड टू चार्ज। उसके अलावा कुछ ट्रिब्यूट्स आपको कहीं से आ रहे हैं, ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर आपको कमीशन वगैरह मिल रहा है, आप फेरिंग कर रहे हो, आपकी नदी वगैरह है तो उससे आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपने पास्चर्स मेंटेन किए हैं जहां पर लोग अपने गाय बछड़ों को चराने आते हैं तो उससे आपको कुछ मिल रहा है, जमीन आपने दी है तो उसका आपको कुछ सेस मिल रहा होगा वगैरह वगैरह। चोर पकड़े जाते हैं तो चोरों से जो धन मिले, लॉट ऑफ इट माइट एक्चुअली बी अनक्लेम्ड, या आपको आप पेनल्टीज लगा रहे हो, जो भी ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उन पे आप पेनल्टी लगा रहे हो, तो पेनल्टी का पैसा जो आपको आता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इनकम। उसके अलावा खनी, खनी वैसे नेम सजेस्ट जो खान, जो माइंस से आता हो, जैसे सुवर्ण, रजत वगैरह वगैरह, वज्र, पर्ल्स, कॉन्चेस, जो रिसोर्सेज हैं सारे, ठीक है। तो इन सब से भी दिस इज आल्सो अ वेल्थ, इनसे भी आपका आपका कोष की वृद्धि होती है। सेतु, सेतु मतलब वो इन सारे चीजों को कह रहे हैं कि फूल के वृक्ष, फलों के वृक्ष, सब्जी वगैरह वगैरह है ना, उस सब को भी जब आप बेचते हो तो दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। वाइल्ड एनिमल्स, उनका जो डोमेस्टिक गाय बछड़े वगैरह, गाय भैंस जो भी है वो आपको काम में आते हैं, उनके जो प्रोड्यूस है दूध वगैरह वो बेच के आप करते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह वगैरह, सो ऑल दोस आर सोर्स ऑफ इनकम। सेम फॉर व्रज व्हिच इज बेसिकली द कैटल पार्ट ऑफ इट। वन इज डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, व्रज आर, हम व्रज भूमि कहते हैं, मेरे ख्याल से पिछली बार बात हुई थी। व्रज भूमि क्यों? क्योंकि वो ग्वाले वहां चराने जाते थे, तो वो जो व्रज है बेसिकली कैटल को कहते हैं, हर्ड्स ऑफ कैटल, जिससे आपको दूध वगैरह वगैरह मिलता है और जो इन सब चीजों में काम आते हैं। और दूसरा वणिक पथम, वणिक पथम आर ट्रेड रूट्स, तो ट्रेड रूट्स पर भी आपको कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह, यू मस्ट बी चार्जिंग सम कमीशन, सम सरचार्ज वगैरह वगैरह। तो दीज आर ऑल योर सोर्स ऑफ इनकम। नाउ ये सोर्स ऑफ इनकम को आप किन हेडिंग्स में करोगे? एक तो है प्राइस, ठीक है, कि अच्छा the king sells something and he gets the price for it. The other is you get a भाग, वो आप भाग में आपको मिल रहा है, अगर आपको 1/6 भाग मिल रहा है तो आप वैसे करोगे। व्याजी is a commission or a surcharge. परीख is that kind of wealth जिसको कोई क्लेम ना करेगी। सपोज कोई किसी का कोई आगे जाके कोई सक्सेसर या कुछ ना हो, तो ऐसी वेल्थ जो अनक्लेम्ड रह गई हो, या फिर कोई स्पेसिफिक फिक्स टैक्स हो, कोई स्पेसिफिक चीजों पे पेनाल्टीज हो, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स हो, तो जहां से भी आपको ये रकम मिल रही है, व्हाटएवर इज द फॉर्म ऑफ योर इनकम, उसको आप अलग अलग हेडिंग्स में करोगे, ठीक है। अच्छा, नाउ आई मस्ट कन्फेस, ये काफी टेक्निकल टर्म्स है एंड माय बैकग्राउंड इज आल्सो नॉट अकाउंटिंग, तो इसलिए मैंने जो लिखा है आई एम नॉट श्योर आई एम एबल टू कोरिलेटेड एग्जैक्टली टू व्हाट इट इज नाउ। तो अगर अपने ग्रुप में कोई सीए है, कोई अकाउंटेंट है, और वो इनको अगर करंट टर्मिनोलॉजीज या करंट प्रैक्टिसेस जो अकाउंटिंग है उसके साथ अगर मैप कर पाए और ग्रुप पे शेयर करें, आई थिंक दैट वुड आल्सो रियली हेल्प, तो दिस विल बिकम मोर रियल, ठीक है। अभी तो मैंने जो उसमें है उसको अपनी समझ के हिसाब से जो टेक्स्ट में मैंने कुछ डाला है, बट इट इज नॉट परफेक्ट। तो अगर कोई जानता है जिसके पास इसका डोमेन एक्सपीरियंस और नॉलेज है तो आप अवश्य करेंगे, दैट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। और इसका अर्थ ऐसा भी है कि इसमें जो एग्जैक्टली मैंने डाला है वो 100% सही ही होगा, ये भी नहीं है, देयर माइट बी सर्टेन जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी जो अलग भी हो सकता है ट्रांसलेशन में, बट द पॉइंट इज जो हमें समझना है इज दैट चाणक्य के समय में भी इतना डिटेल्ड अकाउंट कीपिंग प्रोसीजर्स होता था, इतना डिटेल्ड कैटेगराइजेशन होता था, सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर, अंडर व्हाट हेडिंग डू यू चार्ज दैट इनकम, डू यू टॉक अबाउट दैट इनकम, ये सारा इतना डिटेल में तभी भी होता था। अच्छा, ये सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर, अपने सोर्स ऑफ इनकम किया, तो जो डोनेशंस करते हैं, जो दान धर्म वगैरह करते हैं देवताओं के लिए, पितृ पूजा के लिए वगैरह वगैरह, वो सारा जो है दैट इज योर एक्सपेंडिचर।
स्वस्ति वचन, जब राजा उठते हैं या कहीं जाते हैं तो स्वस्ति वचन होता है, कुछ अच्छी बात हो तब होता है, तब उसके लिए भी खर्चा करते हैं। आप कुछ दान धर्म देते हो, वो जो सूत मागध लोग हैं जो स्वस्ति वचन करते हैं उनको। फिर आपका जो रॉयल पैलेस वगैरह है, आपका जो रॉयल हाउस होल्ड है जो राजा का है ना, उसका परिवार वगैरह है, रानी का, राजपुत्रों का, राजपुत्रियों का, उनके ऊपर जो खर्चा होता है वो भी सारा व्यय में आता है। दैट इज ऑल्सो योर एक्सपेंडिचर। जो आपका महानस, जो महानास, जो आपका किचन है ना, वहां पे आपके सिर्फ परिवार के लिए नहीं है, वो सबके लिए ओपन होता है, पैट्रनेज होता है, वो करते रहते हैं, लोग बाहर से आके भी खाते हैं, तो उसका जो भी कुछ खर्चा होता है। आपने एम्बेसडर्स रखे हैं, जो दूत वगैरह रखे हैं, जो बाकी बेसिकली आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी आप कुछ पगार वगार देते हो, तो वो सब, तो मेंटेनिंग योर आर्मी, स्टोर्स, वेयर हाउसेज, इन सबको मेंटेनेंस का भी खर्चा लगता है, जैसे आज हमको लगता है ना, सब सारा कुछ खर्चा इंक्लूडेड। जो सैलरीज है, जैसे जो लेबर्स है, बेगारी लोग होंगे, उनको आपने वर्कर्स ऑफिशियल्स एट एवरी लेवल, इनको भी आप सैलरीज दोगे। आपकी जो आर्मीज है तो उसके लिए आप कहीं कहीं से रथ लेंगे, हाथी लेंगे, अश्व लेंगे, लोग आएंगे, उनको भी आपको कुछ खर्चा देना है, यू विल हैव टू पे फॉर सम ऑफ दिस, एक तो वन टाइम एज वेल एज मेंटेनेंस के लिए, है ना। फिर आप गाय भैंस वगैरह वगैरह रखते हो तो उनके भी जब आप प्रोक्योर करते हो, मेंटेन करते हो, उसका भी खर्चा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑल दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द राजा। आई थिंक वी विल स्टॉप हियर और इसको फिर आगे करते हैं। लेजर, एग्जैक्टली, दिस इज बेसिकली मेंटेनिंग द एंटायर लेजर। तो जैसे मैंने कहा, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी, मतलब मुझे एकदम फटाक से ये सारे टर्म्स नहीं आते, बिकॉज अकाउंटिंग हैज नॉट बीन माय बैकग्राउंड, नॉट इवन समथिंग आई डू इन माय रेगुलर लाइफ। तो जिसको किसी को ज्यादा पता हो, आप अवश्य प्लीज शेयर करिएगा कि अभी किस तरीके से होता है, कौन से हेडिंग्स में होता है, तो वी माइट बी एबल टू इसको हम कनेक्ट ज्यादा ढंग से। ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी बेसिकली टर्म्स पे है कि क्या क्या टर्म्स में क्या क्या आता है, बिकॉज मेरे ख्याल से फिर आगे जाके ना, मेरे ख्याल से क्या आगे जाके इन पे और थोड़ा डिटेल में आएगा कि कैसे करो वगैरह वगैरह। एंड आई थिंक कि एग्जैक्टली क्या, Voice is cutting off. sorry The voice was cutting off, so I wasn't sure if it was just me or other people also. अच्छा, ओके, अब ठीक है, कैन यू हियर मी? हाँ, अब ठीक है। नहीं, मैं बस कह रही थी कि मतलब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग का नहीं है, तो मैं बस आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को आता होगा, ढंग से पता होगा, तो अवश्य इन चीजों को रिलेट करिएगा करंट प्रैक्टिस में और सबके साथ शेयर करिएगा। दैट्स इट, ठीक है। So one thing, परिग्रह is opposite of अपरिग्रह. परिग्रह Parigha, is not different. This is parigrah. परिग्रह. हाँ. परिग्रह Okay, is okay, collection. I got Stop. Right. That's why I got confused. परिग्रह मतलब आप कुछ कलेक्ट करके मतलब को छोड़ दो सब। परिग्रह is to collect and keep अपने पास, स्टोर करना। परिग is different. परिग is unclaimed wealth. ये जो काफी सारे इसमें भी है ना, जो आप टर्म्स देखोगे, अगर जो नॉर्मल संस्कृत डिक्शनरी में आप जाके अगर उसका अनुवाद करोगे ना, तो वो कुछ और ही आता है, ठीक है। तो अगर आप परिग का आप स्पोकन संस्कृत में जाके इसका अनुवाद करोगे तो वो अलग ही आएगा, बिकॉज ये कुछ बहुत टेक्निकल टर्म्स है जो यूज हुए हैं इसमें। तो इसके लिए या तो भी रेफर, प्रोफेसर कांगले हैज डन इमेंस वर्क ऑन दिस, तो इसके लिए थोड़ा सा बाकी शास्त्रों का भी जिनको ज्ञान हो कि और किस किस तरीके से ये यूज हुआ हो या किस कॉन्टेक्स्ट में ये टेक्निकल टर्म्स होते थे, तो इसीलिए वो ज्यादा ढंग से समझ आए। Just normal translation doesn't help here. Yes, very right. Actually, these I'm also seeing there's a course Sadratnamala where they are talking about the technical terms in mathematics, and they use terms such as Padma, Mahapadma, and then they could also encode that in a shlok, so that when you read the shlok, you will देखने में तो लगेगा पद्म अच्छा लोटस है, पर एक्चुअली उसका मीनिंग इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो, सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग. तो इट मस्ट बी समथिंग अलोंग दोस लाइंस वेयर दीस टेक्निकल टर्म्स आर यूज्ड. Absolutely. Excellent corollary. ठीक है, तो we can close today. कौन बोलेगा आज प्रार्थना? Come on.
I can do. Super.